हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, आप लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं राधा कृष्णन कमीशन के बारे में, राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो राधा कृष्णन आयोग के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको कहाँ कहाँ पर मदद कर सकता है, सबसे पहले उसको समझिए। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मॉडर्न इंडिया का एक सेक्शन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। उसमें यह टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री जो आपका कोर सब्जेक्ट है जिससे आप नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, उसमें तो यह मदद करेगा ही। उसके अलावा आपका जो यूजीसी पेपर 1 का जो सिलेबस है, उस पेपर 1 में हायर एजुकेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें से कुछ आयोग से सवाल पूछे जाते हैं, और उन आयोग में से जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी आयोगों में से एक जो महत्वपूर्ण है वह है राधा कृष्णन आयोग, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यह यहाँ पर भी मदद करेगा। उसके अलावा यदि आप कहीं का पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हो तो वहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात की जाएगी, तो चूंकि आप नेट का एग्ज़ाम पास करके आप विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे एक अध्यापक के तौर पे, या फिर आप एक जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर के तौर पे जाएंगे, तभी आपको पढ़ाने का मौका दिया जाता है। इसीलिए शिक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए फिर बिना देर के हुए इसकी चर्चा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ लिखते चलोगे, ताकि हमेशा लिख करके पढ़ाई करने की कोशिश करना, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहें। तो राधा कृष्णन आयोग के बारे में सबसे पहले यह लिख लीजिए कि यह 1948-49 का आयोग है। ठीक है, यह इसका टाइम फ्रेम है। यदि आपसे यहाँ से एक बेसिक सवाल पूछा जाता है कि यह बताइए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो आज़ादी के बाद यह पहला आयोग है जिसका गठन भारत की सरकार के द्वारा किया गया है। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, उस समय प्राइम मिनिस्टर बताना कौन थे। ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी चीज़ आप नहीं बताओगे, जानते ही होगे। तो नवंबर 1948 में इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का गठन किया गया था स्पेशली हायर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए या फिर अब तक जो कमियां रही हैं उन कमियों का जायज़ा लेने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं उन सुझाव को देने के लिए नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। राधा कृष्णन कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम से ही यह आयोग है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, और फिर आगे चल करके वो राष्ट्रपति भी बनते हैं। जिनके जन्म दिवस पे आप लोग शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हो, वही राधा कृष्णन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको मूल तौर पे जो सवाल पूछा जाता है, एक बेसिक सवाल तो यह रहेगा कि राधा कृष्णन आयोग कब का है और आज़ादी के बाद का प्रथम आयोग कौन था उसका नाम बताइए, यह मैंने आपको बता दिया है। मेन सवाल जो पूछा जाएगा इसके सिफारिश से पूछा जाएगा कि यह बताओ कि जब यह आयोग का गठन किया गया था इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। ठीक है, यह जो कमेटी का गठन किया गया था, तो कमेटी के सदस्यों के द्वारा जब मूल्यांकन किया गया भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को, तो मूल्यांकन करने के बाद उन लोगों ने भारतीय सरकार को कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो सुझाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप एक एक करके पॉइंट वाइज उसको देखने की कोशिश करना, और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे तो वह याद भी हो जाएगा आपको, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, सिफारिशें लिख ले, या फिर आप जो भी लिख लो, रिकमेंडेशन, जो आपको दिल करता है वो आप लिख लीजिए। पहले नंबर पे बात करते हैं। पहला इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पहुंचने से पहले, ठीक है, विश्वविद्यालय में पहुंचने से पहले यानी प्री यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को मिनिमम 12 साल का शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि आज के दौर में
कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन में, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाता है तब वह यूनिवर्सिटी का मुंह देखता है। ठीक, उससे पहले आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो या फिर आप अपने हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो 12 वर्ष का एजुकेशन कैसे, क्योंकि 10 साल आपने मैट्रिकुलेशन किया और 2 साल उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। तो यह मिनिमम 12 साल का कोर्स होना चाहिए। कब? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंचने से पहले। इसीलिए देखिएगा कि चूंकि यह 1948 में ही रिकमेंड किया गया था, तो यह अब भी इसका पालन होता है। आप भी जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन में पहुंचने से पहले आपने अपना 12 साल का एजुकेशन कहीं से पूरा किया होगा, जिसमें मैट्रिकुलेशन होगा और इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्री यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को मिनिमम 12 साल का एजुकेशन मिलना चाहिए, 12 साल का उसका लर्निंग लाइफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो इन्होंने कहा कि चूंकि यह हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली बनाया गया था, तो इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन का जो उद्देश्य है वह मुख्य तौर पे 3 प्रकार का, 3 उद्देश्य उसका होना चाहिए। तो इन्होंने जो 3 उद्देश्य के बारे में सुझाव दिया था वह 3 उद्देश्य इस तरीके से थे। उन्होंने पहला कहा कि जो एक तो बच्चों को जनरल एजुकेशन मिलना चाहिए, जो सामान्य शिक्षा होती है वह उसको मिलना चाहिए। और दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एजुकेशन मिलना चाहिए, सरकारी शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो प्रस्ताव रखा वह सरकारी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। और तीसरा जो इन्होंने प्रस्ताव रखा वह कहा कि हायर एजुकेशन का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद, इसको करने के बाद बच्चों को व्यवसाय उपलब्ध हो सके। कॉमर्शियल एजुकेशन भी यहाँ पे दिया जाना चाहिए, यानी रोजगार परक शिक्षा, आप हिंदी में लिखेंगे व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी बात की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राधा कृष्णन आयोग ने हायर एजुकेशन के कौन से 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य सुझाए थे, तो तीनों इस तरीके से होगा। एक तो जनरल एजुकेशन, दूसरा गवर्नमेंटल एजुकेशन और तीसरा कॉमर्शियल एजुकेशन। मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, जैसे आज जो होता है बीपीएससी है या फिर आप यूपीपीसीएस आयोग जो देखते हैं या फिर आप यूपीएससी देखते हो, या जितने भी आयोग हैं जहां का एग्ज़ाम आप क्रैक करके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो और भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए एक बच्चे के पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हैं तब तक आप यूपीएससी का फॉर्म या फिर किसी भी राज्य सिविल सेवा आयोग का या फिर संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो सुझाव है, दरअसल राधा कृष्णन आयोग ने ही दिया था 1948 के दशक में। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे तो आप इसका बेस बता सकते हैं कि ग्रेजुएशन में यूपीएससी में ग्रेजुएट ही होना क्यों ज़रूरी है, ग्रेजुएशन से पहले हम लोग फॉर्म क्यों नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो यह दरअसल बहुत पहले से चलता आ रहा है। और कब से चलता आ रहा है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर का इन्होंने सुझाव दिया था कि चूँकि 1916 के दौर में, ठीक है, 1916 में आप देखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। यहाँ से एक सवाल आपसे और आ सकता है, देखो ये फैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जाएगा। शांति निकेतन जो है अभी पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है, लेकिन नहीं, न कोलकाता यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, न प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है और न ही जादवपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बल्कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1916 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और 1916 का ही दौर है साथियों जब बनारस में बीएचयू की स्थापना की जाती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और 1916 ही वह दौर है जब भारतीय इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना घटता है, जो आप जानते होंगे, लखनऊ पैक्ट होता है। यहाँ पर गरम दल और नरम दल का, माफ़ करना, जो गरम दल और नरम दल तो यहाँ पर मिलते ही हैं, साथ में यहाँ पर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी आकर के मिलती है और फिर यहाँ से दोनों मिल करके काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक,
और एक सवाल आपसे पूछा जाए कि 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो लिख लीजिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। हालांकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि 1916 से रिलेटेड फैक्ट था तो मैंने बता दिया। तो चौथा सुझाव दरअसल यह था कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से शांति निकेतन की और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई है, उसी तरीके से भारत में और भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। शुरुआती दौर में जामिया मिलिया जो है एएमयू के, अभी जो एएमयू है उसी के कैंपस में चलता था। बाद में एएमयू और जामिया में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जामिया के बच्चे दिल्ली आ गए और फिर मुख्य तौर पे जामिया की स्थापना दिल्ली में ही हो गई। तो आज जामिया दिल्ली का केंद्रीय विश्वविद्यालय है और भारत का नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला इसको हाल फिलहाल में, ठीक है, पिछले साल। आगे बात करते हैं 5वें नंबर, यदि सुझाव की बात करें तो इन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक कॉलेज में 1000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाए। तो 5वें नंबर सुझाव था इनका कि कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, उस कॉलेज में मैक्सिमम 1000 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा बच्चों को इनरोलमेंट नहीं मिलना चाहिए एक साल में, ठीक है, एक साल में। ध्यान रखना इस पॉइंट को। 6ठे नंबर पे बात करते हैं, और यदि 6ठे नंबर पे बात करें कि जो छठा इनका जो सुझाव था वह क्या था, इन्होंने कहा कि भारत में यूनिवर्सिटी के, ठीक है, यूनिवर्सिटी के देख रेख के लिए विश्वविद्यालयों को जांच पड़ताल के लिए समय समय पे उनको जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। और इन्हीं के सुझाव पे अमल करते हुए भारतीय सरकार ने 1953 में, ठीक है, 1953 में यूजीसी की स्थापना की, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जहां से आपको जीआरएफ एसआरएफ की फेलोशिप दी जाती है। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया गया और उसके बाद 3 साल बाद 1956 में संसद के द्वारा कानून बना करके इसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दिया गया, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी होते हैं, विश्वविद्यालय भी होते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब जो अपना नियम कानून, वैसी संस्था जो खुद से तय कर सकती है, ठीक है, बस उसको टैग रहेगा कि भारत सरकार की संस्था है, लेकिन भारत सरकार उसके क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए यूजीसी अभी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से भारत में कई ऐसे कॉलेज हैं जो अफिलिएटेड तो हैं किसी विश्वविद्यालय से, लेकिन वह अपने आप में ऑटोनॉमस हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 7वें नंबर पे लिखिए, और 7वां जो सिफारिश था, इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में मिनिमम, यानी 1 साल का तो एनुअल होता है ना, 1 साल पे एग्ज़ाम होता है, तो इन्होंने कहा कि मिनिमम 1 साल में 180 दिन क्लास चलना चाहिए, यानी मिनिमम 6 महीना चलना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि विश्वविद्यालय में 12 महीना में मिनिमम 6 महीना क्लास चलता ही है, ठीक है। यह जो सिफारिश था, यह जो सुझाव था, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा ही दिया गया था और यह अब तक इसका पालन किया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं। इन्होंने यह भी कहा था कि 11 सप्ताह 3 सत्र में विभाजित हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने सिफारिश किया था कि 3 सेमेस्टर हो, ठीक है, 3 सेमेस्टर हो, साल भर में 3 सत्र हो, ठीक है, 3 सेशन हो, और वह तीनों सेशन कितने कितने का होना चाहिए, मिनिमम 11 सप्ताह का होना चाहिए, ठीक है। यदि यह भी पूछा जाए कि यह सुझाव किसने दिया था, तो यह भी राधा कृष्णन का ही था। आगे बात करते हैं अगले सुझाव पे। लिखे, मेरे ख्याल से 8 या 9वां या 8वां होगा, वह लिखिएगा कि जहां राज्यों की भाषा एवं जो स्थानीय भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, का माध्यम समान न हो, तो वहाँ पर फेडरल लैंग्वेज अर्थात राज्य की भाषा में शिक्षा देने को प्रायोरिटी दी जाए। जैसे मान लीजिए कि राज्य की भाषा हिंदी है, ठीक है, और वहाँ पे लोगों का जो मदर टंग है वह भोजपुरी है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इस स्थिति में चूंकि सामंजस्य नहीं बैठेगा, इसीलिए जो फेडरल लैंग्वेज है, जो राज्य की भाषा है हिंदी, इसमें शिक्षा दी जाए। इसीलिए किसी स्टेट का मान लीजिए राज्य की भाषा अंग्रेजी है और वहाँ के लोगों की मातृभाषा तेलुगु है, तो
स्टेट लैंग्वेज में, जो फेडरल लैंग्वेज में है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। जब दोनों इक्वल हो तब तो कोई बात नहीं, फिर तो आप किसी भी लैंग्वेज में दे लीजिए, लेकिन जब दोनों में डिफरेंसेस हो तब स्टेट का लैंग्वेज जो फेडरल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव था राधा कृष्णन आयोग का ही। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले सुझाव की बात करें तो लिखिएगा लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें लिखिए 10वें नंबर पे इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम को, ठीक है, चूंकि इससे पहले आवाज़ उठी थी कि जो इंग्लिश मीडियम है इसको हटाया जाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है इसको हटाया जाए, चूंकि अंग्रेज चले गए 1947 में, तो कई राष्ट्रवादी थे, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हायर एजुकेशन में अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी को हटाया जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने जो सिफारिश किया, उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी नहीं कीजिए, जल्दीबाजी ना करें, अंग्रेजी को रहने दे, इस पे बाद में भी विचार किया जा सकता है। यानी कि अंग्रेजी माध्यम को हायर एजुकेशन से हटाने में भारतीय सरकार को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सुझाव भी राधा कृष्णन का ही है। और आज भारत की स्थिति यह है कि हायर एजुकेशन में बिना अंग्रेजी का काम होता ही नहीं है। आप किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करो तो उस पर जितनी भी किताबें ढूंढोगे तो मोस्ट ऑफ जो बुक्स हैं वह अंग्रेजी में ही मिलते हैं, हिंदी में तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप हायर एजुकेशन में यदि आ रहे हो तो कोशिश करो कि अपनी अंग्रेजी को ठीक कर लो, नहीं तो आगे चल करके रिसोर्सेज का बहुत अभाव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पीएचडी करना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हिंदी में पीएचडी कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, आप इस बात को समझिएगा। तो यह जितने भी जो इनका सिफारिश था, इनके तमाम सारे सिफारिशों पे हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि यदि आप इन तमाम सारे सिफारिशों का अध्ययन किए होंगे या फिर आप पढ़े होंगे पहले से, तब आपको रिवीजन हो गया होगा और आपको और मज़ा आया होगा। और यदि आप पहली बार पढ़े होंगे तब भी आपको चीज़ें उतना ही समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना और लोगों के साथ शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।